दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखोगे तो गिरावट हमें 1% की नजर आई। यूएस मार्केट के अंदर भी दोस्तों गिरावट हमें नजर आई थी। अगर नैस्डैक गिरेगा तो हर एक नैस्डैक के अंदर हर एक जो कंपोनेंट्स होंगे, उनके जो कंपनीज होंगे, जितने भी कंपनीज होंगे आईटी सेक्टर से बिलोंग कर रही होगी, उनके अंदर भी करेक्शन नजर आएगा। और जो कल के दिन जो हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ करेक्शन नजर आया था, एसेंजर ये कंपनी के अंदर भी करेक्शन हमें नजर आया था। बेसिकली एसेंजर ये कंपनी यूएस मार्केट के अंदर लिस्टेड है, जहां इस कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ करेक्शन आया और इसी की वजह से अगर आप देखोगे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी आया था और आईटी सेक्टर के अंदर भी इसका पैनिक लेवल नजर आ चुका है। बेसिकली इन्फोसिस के अंदर एक अपडेट्स हमें आ चुका है। तो अपडेट्स क्या है तो आप ये देख सकते हो, हायरिंग इन द आईटी सेक्टर प्लेंज बाय 66% इन फाइनेंशियल ईयर 2023। तो इनका ये मानना है कि जो आईटी सेक्टर का जो हायरिंग नजर आया था उसके अंदर 66% का फॉल हमें नजर आ चुका है। अभी दोस्तों ये फॉल हमें क्यों आया, क्यों कंपनी अभी कम या हायरिंग कर रही, इसके पीछे का रीजन है। तो रीजन क्या है कि अगर आप देखोगे पहले कोविड के समय बहुत सारे क्लाइंट्स का काम आ रहा था, तो कंपनी के पास जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो एम्प्लॉयज़ इतना ढेर सारा काम दोस्तों या अच्छी खासी नहीं कर पा रहा था टाइम के अंदर। तो बेसिकली कंपनी क्या कर रही थी, लगातार हायरिंग के ऊपर हायरिंग हुआ था कोविड के समय। तो अगर दोस्तों लगातार अगर हायरिंग होगा, उसके बाद अगर काम होगा तो ही वो कंपनी उस एम्प्लॉयज़ को काम देगी या फिर कंपनी के अंदर रहेगी या फिर हर एक महीने सैलरी पे करेगी। करंटली हो क्या रहा है, जितना हमें 2020 में जितना काम था आईटी सेक्टर के अंदर, उतना करंटली काम दोस्तों मिल नहीं रहा। क्लाइंट्स के द्वारा उतना ही काम मिल नहीं रहा। इसके रिगार्डिंग कर क्या रहे, बड़े बड़े कंपनीज भी एम्प्लॉयज़ को यहाँ घर भेज रहे, एज वेल एज जो हायरिंग है उसके अंदर भी ड्रॉप नज़र आया है। तो अगर काम के अंदर ड्रॉप आएगा तो कंपनी के सेल्स ये पैरामीटर्स होगा, इसके अंदर भी ड्रॉप आएगा। और इस पैरामीटर्स के अंदर दोस्तों अगर आपको ड्रॉप आएगा तो कंपनी के जितने भी पैरामीटर्स होंगे, रेवेन्यूज होंगे, नेट प्रॉफिट होंगे, उन पैरामीटर्स के अंदर भी ड्रॉप नजर आ जाएगा। एज वेल एज कंपनी ने हमें बुरा भी दोस्तों Q4 रिजल्ट्स के अंदर हमें परफॉर्म किया, क्योंकि फाइनेंशियल जो बैंकिंग फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके अंदर कंपनी ने कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। उसके अंदर हमें सेगमेंट के अंदर प्रॉब्लम था, इसकी वजह से इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो तीनों कंपनी के अंदर प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ा। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स है हमें इन्फोसिस की ही अंदर दोस्तों फेस करना पड़ा है। तो अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे, कितना भी प्रॉब्लम आई लेकिन एफआईज इस कंपनी के अंदर बाइंग कर रहे, गवर्नमेंट इस कंपनी के अंदर बाइंग कर रहा है, प्रमोटर्स इस कंपनी के अंदर बाइंग कर रहे, एज वेल एज अगर आप म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग देखोगे तो वो भी इस कंपनी के अंदर बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है करंटली शॉर्ट टर्म ये कंपनी जरूर हमें गिरावट के अंदर मिल रही है, पैनिक लेवल के अंदर मिल रही है। लेकिन जितना भी कंपनी गिरावट हो, 40% गिरावट हो, 50% गिरावट हो, 60% गिरावट हो, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड इन्फोसिस का मैंने बहुत बार शेयर किया है। जितना भी कंपनी गिरे उससे 3 से 4 गुना कंपनी 2 सालों में हमें रिटर्न्स दे देती है। तो प्रमोटर्स का होल्डिंग देखोगे तो ऑलमोस्ट पहले 15.11% था, बढ़ के 15.14। स्लाइटली एफआई ने माल बेचा है, कोई बहुत बड़ा माल नहीं बेचा, इतना पॉइंट नोट करना है। इसी रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा लोग मार्केट के अंदर पैनिक लेवल क्रिएट करते हैं इन्फोसिस की रिगार्डिंग। डीएस अगर आप देखोगे, डीएस ने भी अच्छे खासा 1.5 से 2% का बाइंग किया है। गवर्नमेंट पहले इस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे, गवर्नमेंट ने बाइंग किया है और पब्लिक ने भी इन्फोसिस के अंदर माल खरीदारी किया है। तो बेसिकली इन्फोसिस का भी जो आपको परफॉर्मेंस है, कोई डायरेक्ट आपको अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट नहीं मिलेगा। 3 से 4% की रैली, 5% की रैली, इस तरह से परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी भी एक सेलिंग प्रेशर हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर बना हुआ है, विप्रो के अंदर भी बना हुआ है और टीसीएस के अंदर भी बना हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, इस कंपनी से माल बेच रहे हैं। तो माल अगर बेचेंगे तो कंपनी के अंदर डाउन साइडर हमें प्रेशर बना हुआ रहेगा। और कंपनी का जो आने वाले क्वार्टर्स का जो परफॉर्मेंस आ सकता है Q1 का एंड Q2 का, वो भी परफॉर्मेंस हमें मैनेजमेंट के द्वारा एक स्टेटमेंट है कि वो भी आपको सिमिलर तरीके से परफॉर्मेंस, स्लो एंड स्टेडी परफॉर्मेंस आ सकता है। लेकिन फिर भी ब्रोकरेज फर्म इस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म का जो टारगेट अगर आप देखोगे अप्रॉक्सीमेटली 1590 यानी कि 1600 रुपये के आसपास हमारा टारगेट दिया गया है, जो कि मोतीलाल ओसवाल वाली ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट दिया है। इनका ये मानना है कि 28.6% की जंप हमें इन्फोसिस के अंदर नज़र जल्दी आ सकती है। लेकिन दोस्तों इसको आपको समय लग सकता है, कि कितना समय लगेगा भी बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है। दोस्तों ये कोई प्रेडिक्शन नहीं करेगा कि मार्केट के अंदर कितना गिरावट होगा या फिर मार्केट कितना आगे बढ़ने वाला है, ये किसी को इसके सवाल को जवाब नहीं होता। लेकिन एक हम लोग कर सकते हैं कि अच्छी कंपनी के अंदर जो कंपनी गिरावट के अंदर मिल रही, उस कंपनी के अंदर तो हम लोग बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए जरूर या होल्ड कर सकते हैं। इन्फोसिस के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर आ चुके हैं। इसका चार्ट पैटर्न्स अगर आप ये देखोगे तो एक्सट्रीमली हायर लेवल, सपोर्ट लेवल के ही आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है 1250 रुपये के आसपास सपोर्ट लेवल है और करंटली कंपनी ने 1250 रुपये की क्लोज
₹1260 की क्लोजिंग हमें इन्फोसिस ने कल के दिन दे चुका है। तो अगर दोस्तों सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके अगर इन्फोसिस नीचे आया तो आपको एक ₹1150 के आसपास इन्फोसिस आ सकता है। अगर दोस्तों नीचे नहीं आया तो भी अच्छी बात है। अगर नीचे बाई चांस आया तो आप इस कंपनी के अंदर डरना मत, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखोगे अच्छी कंपनी अगर गिरती है तो उसको हर एक लोग इसको बाइंग करते हैं। और अगर दोस्तों इसी के ऊपर लगातार कंपनी ट्रेड करता रहा, इसी के ऊपर कंपनी लगातार बेस क्रिएट करता रहा, तो पहला टारगेट आपको ₹1350 का निकल के आ सकता है और सेकंड जो टारगेट है ₹1620 का हमें डायरेक्टली आपको मिल सकता है। तो दोस्तों डरना मत, जितना भी आपको प्रॉब्लम नजर आएगा वो शॉर्ट टर्म के लिए है, लंबे समय के लिए कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगा। कोई सिर्फ और सिर्फ कंपनी के अंदर प्रॉब्लम नहीं, पूरे सेक्टर के ही अंदर हमें प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक लॉन्ग टर्म में क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का 6 महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो एक शानदार तरीके से लेवल्स के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। बिजनेस अपडेट जब से कंपनी ने पेश किया था, बिजनेस अपडेट्स के बाद कंपनी के अंदर ब्रेकआउट आया और ₹450 का लेवल कंपनी ने क्रॉस किया, क्योंकि यही लेवल कंपनी के अंदर रजिस्टेंस वाला लेवल था, अभी कंपनी ने क्रॉस किया है। अगर कंपनी Q4 रिजल्ट्स के अंदर शानदार तरीके से परफॉर्म करे तो डायरेक्टली इसका जो टारगेट दिया गया है ₹560 का टारगेट टाटा मोटर्स के अंदर दिया गया है। तो अभी अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स का भी Q4 का रिजल्ट आने वाला है, जिसकी डेट 12 मई दी गई है और रिजल्ट के साथ साथ कंपनी डिविडेंड का भी बेनिफिट शेयर होल्डर्स को देने वाली है। तो इतना पॉइंट नोट करना जरूर, चैनल को जाके सब्सक्राइब करके रख सकता कि जब भी मुझे टाटा मोटर्स का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो किसी भी कंपनी के अंदर अगर रिजल्ट आता है और रिजल्ट से पहले उस कंपनी के उस क्वार्टर का आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अपडेट हो जाता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें छुपी हुई होती है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे तो सिमिलर तरीके से होल्डिंग है। एफआईज की अगर आप होल्डिंग देखोगे तो 13.89% से बढ़ के 15.39%, यहाँ ऑलमोस्ट 2% की खरीदारी एफआईज ने किया है। डीआईज अगर आप देखोगे तो 15.21% से बढ़ के 17.69% के आसपास, तो डीआईज ने भी इस कंपनी के अंदर खरीदारी किया है। गवर्नमेंट ने भी इस कंपनी के अंदर सिमिलर तरीके से होल्ड किया है और पब्लिक ने माल बेचा है। जो माल पब्लिक ने बेचा है वही माल एफआईज ने खरीदा है और वही माल डीआईज ने बाइंग किया है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खासी बात है। अगर एफआईज डीआईज किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग करती है तो आने वाले समय के अंदर कंपनी के अंदर शानदार तरीके से कुछ बड़ा धमाका हमें नजर आ सकता है। तो कंपनी का किस तरह से रिजल्ट आ सकता है वो 12 मई को ही पता लगने वाला है, लेकिन प्रेडिक्शन क्या हो सकता है, क्योंकि कंपनी ने जो अपना बिजनेस अपडेट्स पेश किया था वो बहुत ही अच्छा था। तो इस क्वार्टर का रिजल्ट टाटा मोटर्स को बहुत ही शानदार तरीके से आने का चांस है। चलिए अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसके अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है 1:5 रेशो में। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 5 शेयर मिलेंगे और 10 के बदले 50 शेयर आपको इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। जिसका अगर आप एग्जिट देखोगे 15 मई एग्जिट है, तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 14 मई बाइंग करेंगे उससे पहले वही लोग एलिजिबल होंगे और उन्हीं लोगों को स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें विसाका इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। यस, इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसका अगर आप मैक्सिमम का चार्ट देखोगे तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें नजर आ रहा है। तो हर एक पैरामीटर को स्टडी करके देखना, एनालिसिस करके देखना, बाद में निवेश करना। सिर्फ लोग क्या करते हैं, रिटर्न प्रोफाइल देख के निवेश कर लेते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। बेसिकली कंपनी बहुत ही ज़्यादा छोटी है, इसी के रिगार्डिंग कंपनी के अंदर गिरावट भी बहुत बड़ा होता है और रिकवरी भी बहुत बड़ा होता है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करके एनालिसिस करके ही निवेश करना। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में, एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डीमार्ट की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोगों का अप्रोच था कि डीमार्ट के अंदर सर करना क्या चाहिए, कंपनी कहाँ तक हमें गिर सकती है, क्या यही लेवल के ऊपर कंपनी को परचेस करना चाहिए। हर एक सवालों के जवाब दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बेसिकली डीमार्ट का बिजनेस बहुत ही अच्छे खासे रिटेल सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है और जहाँ तक अगर आप कंपनी का पिछले क्वार्टर का यानी कि दिसंबर क्वार्टर का अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ कंपनी के सेल्स के अंदर तो बहुत ही शानदार तरीके से हमें अच्छे खासा सेल्स हमें बढ़ चुका था, एक्सपेंसेस भी दोस्तों बढ़ चुका था। तो सेल्स अगर बढ़ा और एक्सपेंसेस भी अगर दोस्तों बढ़ने लगा तो ये कंपनी के लिए नेगेटिविटी पॉइंट होती है, क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी फिर आपको फॉल नजर आता है। अगर आप नेट प्रॉफिट्स देखोगे तो सितंबर में 686 करोड़ के आसपास था, वही दिसंबर के अंदर 590 करोड़ के आसपास हो चुका है। अर्निंग पर शेयर के अंदर भी सिमिलर तरीके से स्लाइटली में डिप्स नजर आया है। तो डीमार्ट का जो Q4 का जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है डीमार्ट के लिए। तो डीमार्ट का Q4 का रिजल्ट कब आने वाला है, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 13 मई यानी कि 13 मई के दिन डीमार्ट का Q4 का रिजल्ट हमें आने वाला है। अगर आप डीमार्ट के चार्ट पैटर्न्स के अंदर देखोगे तो बेस लाइन के ही आसपास कंपनी करंटली हमें ट्रेड कर रही है। तो बेसिकली
जब भी डीमार्ट अगर दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर बहुत ही अच्छे खासा अगर परफॉर्म करे, मार्केट के एस्टिमेट्स को अगर दोस्तों अच्छे खासा परफॉर्म करे, एक्सपेक्टेशंस को अगर फुलफिल करे, तो डायरेक्टली सबसे पहला टारगेट आपको ये नज़र आ सकता है। और ये टारगेट यानी कि ऑलमोस्ट हमें ये जो टारगेट है लास्ट टाइम में दिया गया है, यानी कि अगर डीमार्ट अच्छे रिजल्ट परफॉर्म करे तो शानदार तरीके से रिकवरी आने का चांस नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर डीमार्ट मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल ना करे तो ये जो बेसलाइन जो आपको नज़र आ रही है इससे नीचे हमें डीमार्ट ट्रेड आपको लगातार करते हुए नजर आ सकता है, इसका पॉइंट नोट करना। लेकिन कंपनी अच्छी, जो भी लोग शॉर्ट टर्म के लिए आने वाले हैं वो बिल्कुल भी इस कंपनी के अंदर निवेश मत करना। सिर्फ मैं एक ही आपके साथ अप्रोच करना चाहूँगा, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, शॉर्ट टर्म में निवेश मत करना, लंबे समय के लिए निवेश करना। मल्टीपल रिटर्न्स आपको इस कंपनी के अंदर मिल जाएगा क्योंकि ग्रोइंग सेगमेंट्स के ऊपर है, नीडी सेगमेंट्स के ऊपर, जो भी नीडी सेगमेंट्स के ऊपर कंपनी काम करती है वो कभी भी कंपनी इन्वेस्टर को बुरा परफॉर्मेंस नहीं देती, बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको कंसिस्टेंटली मिल जाता है। इतना पॉइंट नोट करना। तो चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।